Akhilesh Yadav, on your screen, ladies and gentlemen, he has reached Agenda Aaj Tak, India Today Aaj Tak's flagship program there taking place in the national capital, and making his way to the Grand Hall is Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 2024 के एक ऐसे नायक जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा अड़चन पैदा किया, जिनकी पार्टी 37 सीटों के साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का तालियों के साथ एजेंडा आज तक में अभिनंदन है। मेरा पहला प्रश्न वही होगा जो हमने सेशन का नाम भी रखा है, अखिलेश जी, कि क्या 27 में सत्ता मिलेगी? क्या 2024 में लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में आपने कमाल किया था वो मोमेंटम बरकरार रहेगा 27 तक? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, और स्वागत इसलिए आपने तेज कराया जिससे कि आपके सवाल मेरे कान तक न पहुंचे। जो जनता का फैसला इस चुनाव में था, 27 में भी वही परिणाम आएगा, और उससे बेहतर परिणाम जनता इस बार देगी, क्योंकि सरकार को देख रहे हैं वो जिन मुद्दों की वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी है, अभी उन मुद्दों का भी समाधान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। किसान के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करना चाहती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने किसानों के लिए कहा था कि हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे। अर्थव्यवस्था को अगर आप विकसित भारत तक पहुंचाना चाहते हैं तो बिना किसान की आय बढ़ाए आप दुनिया में विकसित भारत कैसे बनाएंगे? और जिस देश में इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो, जहां अग्निवीर जैसी नौकरी आधी अधूरी नौकरी हो, तो वहां पर नौजवानों का भविष्य क्या होगा? आज का नौजवान सपने देख रहा है, एक अच्छी नौकरी मिल जाए, सम्मान का उसको रोजगार मिल जाए, वो सपने देख रहा है। आज कोई भी सरकार कोई बात छिपा नहीं सकती है। आज के जो युग में हम जिस तरीके से जी रहे हैं, हर चीजें हर एक को पता है। तो अभी भी उन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं ढूंढा है। महंगाई का सवाल वैसा ही का वैसा है जैसे पहले था। कोई परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के फैसलों में नहीं आया है, और उन फैसलों पर चर्चा ना हो, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके नए नए मुद्दे लेकर के आती है, जिससे कि बुनियादी जो सवाल है उन पर चर्चा ना हो। हरियाणा का चुनाव सबसे पहला चुनाव था 2024 के लोकसभा के बाद, और वहां पर जो कांग्रेस ने 5-5 का ड्रॉ कर दिया था 10 सीटों पर, वो विधानसभा आते आते बिखर गया और बीजेपी को हिस्टोरिक विन वहां मिल गया। हरियाणा में बीजेपी की जीत का एनालिसिस आपकी नजर में क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी से कोई चूक हुई, या बीजेपी ने कुछ ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला कि उनकी जीत हुई? क्योंकि हरियाणा का चुनाव दिल्ली के करीब, बिल्कुल करीब चुनाव था। मेरी किसी समीक्षा से कोई बदलाव नहीं होना है, लेकिन मैंने कई चैनल और कई यूट्यूबर्स का जो समीक्षा करने का तरीका देखा, और उनकी जो सूचनाएं और जानकारी थी, मैं समझता हूं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो आपको जमीन पर रह करके ही मुकाबला कर पाएंगे। आप किसी भी तरीके से आप उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, आपको जमीन पे ही रहना पड़ेगा। तो आपको लगा कि जमीन पर कांग्रेस पार्टी ठीक से नहीं लड़ पाई? क्योंकि जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, कई समीक्षाओं में ये बात निकल करके आई कि जो प्रत्याशी लड़ रहे थे भाजपा के, एक तो सिंबल पे था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितने अन्य प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रही थी ये किसी को नहीं पता था। अब ऐसा मुकाबला कौन कर पाएगा? और ये बहस बहुत पुरानी है। मुझे याद है कि संपूर्ण क्रांति के समय जब आंदोलन हुआ और जिस समय जेपी लोकनायक ने आह्वान किया था, तो उस आह्वान में यह भी था कि चुनाव खर्चा कैसे कम हो। आज हमें और आपको सबको बैठ करके सोचना पड़ेगा कि अगर चुनाव का खर्चा एक पैमाने से ऊपर जाता है तो आप भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
जेपी ने तो कहा था संपूर्ण क्रांति का नारा है भावी इतिहास हमारा है, लेकिन वो भावी इतिहास आज है। और इसी आज में महाराष्ट्र भी महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के साथियों के हाथ से फिसल गया। वहां पर आपको लगा कि उन्होंने कई बागी और अलग अलग उम्मीदवार उतार दिए, वोट शायद बट गया। महाराष्ट्र में क्या हुआ? क्या वहां पर उद्धव ठाकरे का चेहरा ना प्रोजेक्ट करना गलत फैसला हुआ? कांग्रेस सबसे ज्यादा 101 सीटों पर लड़ी, ये गलत फैसला हुआ? आपको क्या लगता है, क्योंकि वहां पर भी हिस्टोरिक विन है बीजेपी? देखिए, मैं किसी दल के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन बीजेपी का जो जमीन पर काम करने का तरीका है, कम से कम उससे बेहतर काम दूसरे दलों को करना पड़ेगा, तभी आप कामयाब होंगे। और उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर जिस समय समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा बना करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया, उसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना भी पीडीए मजबूत होगा, उतना ही सांप्रदायिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी करेगी। जितना पीडीए मजबूत होता जाएगा, उतनी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कम्युनल पॉलिटिक्स करना शुरू कर देगी। तो महाराष्ट्र में जो परिणाम आए हैं, किसी को नहीं पता था कि महाराष्ट्र में ऐसे परिणाम आएंगे, लेकिन जो हार है उससे सीखना चाहिए और हार को स्वीकार कर करके आगे की लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन वही बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा झारखंड में नहीं चला, वहां पर हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। देखिए, हर स्टेट के अपने मुद्दे होते हैं और कई बार अपने भावनात्मक इमोशनल कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिससे लोग जुड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी को दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगा करके किसी को जेल नहीं भेजना चाहिए था। वहां के आदिवासी समाज के लोगों को लगा कि उनके नेता के साथ अन्याय हुआ है। इस वजह से आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे और जिस तरह का डेटा दिखाई देता है, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के प्रचार किए, उसके बाद भी वो कामयाब नहीं हुए। बटेंगे तो कटेंगे। आपने एक बार कहा था कि बीजेपी के लेबोरेटरी में पहले ये नारा बना, फिर चुना गया कि किसके मुंह से बुलवाना है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुना गया। लेकिन ये नारा वो आगरा से शुरू करते हुए हरियाणा, महाराष्ट्र हर जगह लगा रहे थे। और बीजेपी कह रही है कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू एकजुट हो गए हैं, अब वो जाति पर नहीं बटेंगे। मैंने इसीलिए कहा आपसे कि जितना पीडीए का नारा हम लोग मजबूत करेंगे, उतना ही भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स होगी। वो पीडीए के नारे से घबराए हुए हैं, पीडीए की एकजुटता से घबराए हुए हैं, पीडीए समाज के लोग एक साथ खड़े होकर के अपने हक अधिकार मांग रहे हैं, इसलिए डरे हुए हैं। जो नारा ये आपको सुनाई दे रहा है, वो इसीलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि वो सामाजिक न्याय पे बात नहीं करना चाहते हैं। जिस तरीके से नौकरी, रोजगार उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाना चाहिए था, और सोचिए देश के प्रधानमंत्री वहां हैं। अभी देश के प्रधानमंत्री जी कुंभ के आयोजन की तैयारियों को देखने गए थे, वहां पे शुरू होना है कुंभ। क्या सरकार ने 10 साल में, दिल्ली की सरकार ने और यूपी की सरकार ने गंगा को साफ कर दिया? आज भी नाले बह रहे हैं। और कन्नौज, जहां से मैं खुद सांसद हूं, काली नदी पूरा का पूरा वेस्टर्न यूपी का जितना भी पॉल्यूटेंट है सब लेकर के आकर के गंगा में जुड़ जाता है। कानपुर में जहां मुख्यमंत्री जी ने खुद सेल्फी खिंचवाई, आज सेल्फी खिंचवाए वो जाकर के लोग। तो जो गंगा के साथ या गंगा की सफाई का नारा दिया था, वो पूरा नहीं हुआ। इसीलिए वो जानबूझ करके जो बुनियादी सवाल हैं, जो उनके खुद के वादे थे, उन वादों पे वो चर्चा नहीं करना चाहते। आपने पीडीए का जिक्र किया, तो एक हमने पीडीए का ये जो उपचुनाव हुए थे सर, उसके नाम निकाले हैं। तो अगर हम पीडीए में जो तमाम उम्मीदवार दोनों जगह से तय किए गए थे, वो हम दिखा रहे हैं कि एक यादव और कुर्मी कैंडिडेट ओबीसी, एक बिंद नॉन डोमिनेंट जो है वो 3 पिछड़ा आपने दिया, 2 दलित को दिया, 4 अल्पसंख्यकों को दिया। आप ए से कई बार, मुझे अगर मैं सही हूं तो आपकी पार्टी के नेताओं ने बताया कि ए से आप आधी आबादी भी कहते हैं, अल्पसंख्यक भी कहते हैं, अगड़े भी कहते हैं, लेकिन सिर्फ 4 अल्पसंख्यकों को। अब इसकी काट बीजेपी ने कैसे ढूंढी उपचुनाव में? 5 पिछड़ा, जिनमें एक यादव कुर्मी डोमिनेंट कास्ट ओबीसी, फिर 3 नॉन डोमिनेंट ओबीसी उन्होंने पाल, निषाद और मौर्य को दिया, 1 दलित और अगड़ा उन्होंने 3 दे दिया, 2 ब्राह्मण, राजपूत, उनका तो डिक्लेयर्ड है अगड़ा वाला। तो क्या उन्होंने आपके पीडीए की काट खोज ली क्योंकि उपचुनाव में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई? आपने इस तस्वीर में थोड़ी कमी छोड़ दी।
जो अभी तस्वीर दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, उसमें आपने कमी छोड़ दी। अगर आप पुलिस भी लगा देते बगल में तो शायद पूरी हो जाती तस्वीर। आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और लोकतंत्र में हमें वोट का अधिकार मिला है। इलेक्शन कमीशन हर बार ये प्रचार करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलें, वोट डालें आकर के। वो इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित कराता है। तो ये तस्वीर अधूरी है। अगर आप पुलिस की भी लगा देते तस्वीर तो ज्यादा अच्छा होता। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तो आपने दिखा दिया कि हमने पीडीए में इनको टिकटें दी, इनको छोड़ दिया, इनको नहीं दे पाया। एक काम आप करिए मेरी मदद के लिए और देश की जनता की मदद के लिए। बीएलए, बीएलओ, सबसे छोटा अधिकारी होता है बीएलओ इलेक्शन कमीशन का। उसके बाद जिलाधिकारी तक कौन अधिकारी पोस्ट हुए थे इन पर, उसकी भी सूची इसी तरह जारी कर दोगे तो शायद आप लोकतंत्र की और आप पत्रकारिता की मदद करेंगे। आप जो अधिकारी उस दिन काम पर लगाए गए थे, बीएलओ से लेकर के पूरे अधिकारी जो बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं वहां पर। और ये शिकायत मैंने एक बार नहीं की, कई बार शिकायत की। और शिकायत का परिणाम ये हुआ कि कानपुर में कुछ अधिकारी हटाए गए, जिसकी वजह से कानपुर तो जीत लिया हम लोगों ने, लेकिन बहुत सारी जगह पर चुनाव पुलिस ने लड़ा, पुलिस ने लड़ाया, पुलिस ने वोट डाला। और शायद वो तस्वीर आपने दिखाई होगी चैनल पे चुनाव के समय पर कि एक पुलिस का अधिकारी महिलाओं को रोक रहा है अपनी रिवॉल्वर से, कह रहा है कि वोट नहीं डालना है। लेकिन मैं बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उस साहस, वो डरे नहीं, वो जाकर के वोट डालने की पूरी कोशिश करते रहे। अखिलेश जी, इस पर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि आपने पहले एक लंबा वीडियो डाला था और फिर आपने उस पोस्ट को एडिट करके वीडियो छोटा कर दिया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पहले ऐसा था कि जो पीछे पत्थरबाजी कर रहे थे उन्हें पुलिस मना कर रही थी। इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स? तो उसमें आपकी जिम्मेदारी ये बनती है पत्रकार साथियों की कि अगर मैं कोई बात कह रहा हूं, बीजेपी कोई बात कह रही है, उन सब तस्वीरों को आप स्लोली दिखाइए कि हो क्या रहा है, एक्टिविटी क्या हो रही है। तो आपको पता लगेगा कि पुलिस अपना केस मजबूत करने के लिए ये सब कुछ दिखा रही है। और करा पहले पुलिस ने किया, बाद में न जाने कितने वीडियोस हैं जो हमारे पास आज भी हैं, इलेक्शन कमीशन को दिया। 300 से ज्यादा हम लोगों ने शिकायतें की हैं, 300 से ज्यादा वीडियोस आज भी हमारे समाजवादी पार्टी के हैंडल पे होंगे, मेरे भी हैंडल पे होंगे। पूरे के पूरे वीडियोस हैं, आप देख लीजिए पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा था। पर उस वीडियो को एडिट क्यों किया आपने? कोई एडिट नहीं किया, आप पूरा वीडियो फिर चलाइए। मैं तो आपसे कहूंगा कि आज भी वो वीडियो सब हैं, और अगर एडिट किए गए हैं तो एफआईआर दर्ज कराइए। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करा रहे हैं आप? और अभी जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं अखिलेश जी, अभी खबर आज तक पे ये चल रही है कि वहां पर रेगुलर जो स्क्रीनिंग हो रही थी उसमें एक मंदिर वहां पर मिला है, उसकी सफाई हो रही है और 1975-76 से वो मंदिर बंद था। संभल की खबर है, वहां एक मंदिर मिला है। आप कहते हैं ये खोदने वाले हैं, सौहार्द खोद रहे हैं, लेकिन उसी में एक मंदिर वहां पर मिला है। आपकी प्रतिक्रिया? पहले तो आप हमारे देश की संस्कृति और घर परिवार के लोगों को समझिए। हर घर में मंदिर होता है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके घर में मंदिर न हो। और कई बार हमने देखा है पुराने घरों में मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है एक, किन परिस्थितियों में वो मंदिर कहां निकल रहा है, किसका घर था वो। तो इसीलिए मैंने कहा हमें खोदना नहीं है। अभी खोद देने वाले लोग इस देश का सौहार्द खोद देंगे, और हमें खोदना नहीं है। अभी हमें नए रास्ते खोजने हैं। अगर आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो नए रास्ते खोज करके आप विकसित भारत की तरफ चलिए। आप ये खोद करके इसलिए राजनीति को बिगाड़ना चाहते हैं क्योंकि आप पीडीए की ताकत से घबराए हुए। मैंने फिर वही बात दोहराता हूं, जितना पीडीए एकजुट होगा उससे बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी कम्युनल पॉलिटिक्स करेगी। लेकिन आप एक नेता हैं, आप चुनाव लड़ते हैं, जीतने के लिए लड़ते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए लड़ते हैं। आपको पता है, आप कह रहे हैं ये खोद कर भेदभाव कर रहे हैं। अब उस खोदने का भी उपाय आप ही को निकालना होगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है इन कार्यकर्ताओं के प्रति। आप कह रहे हैं पुलिस चुनाव जितवाती है उपचुनाव में, लेकिन हमने देखा इससे पहले भी जब आपकी सरकार थी तो जो सत्ता में रहता है उसके पक्ष में नतीजे आते हैं। ये मत कहिए आप। ज्यादातर राज्यों में, मैं आपकी सिर्फ नहीं कह रही। मैं आपसे सहमत हूं। फिर तो इसका मतलब चुनाव नहीं हुआ वो ठीक तरीके से। उपचुनाव में ऐसा देखा जाता है, ऐसा माना जाता है। इसकी भी काट आप ही को ढूंढनी है। ईवीएम में गड़बड़ी है, इसका भी काट आप ही को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसी ईवीएम की बदौलत आप
तीसरी सबसे बड़ी पार्टी देश की बने, 37 सीट आपको आई, तब क्या ईवीएम, तब क्या ये पुलिस नहीं थी? कौन सी बीजेपी चाहेगी कि वो नीतीश कुमार, आप जानते ही हैं नीतीश बाबू क्या है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के मोहताज रहे? ये बड़े सवाल हैं, और जो सवाल आप पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ईवीएम से ही, मैंने हमेशा ये कहा कि ईवीएम से ही हरा करके ईवीएम हटाऊंगा, और मैंने लोकसभा में कहा कि अगर मेरी 80 से 80 लोकसभा जीत जाऊंगा तब भी मैं ईवीएम को हटाने के लिए आह्वान करूंगा। हम और आप जो बैठे हैं, दुनिया के हम डेमोक्रेसीज को देखते हैं, बहुत सारे मुल्क जो डेवलप्ड हैं वो मुल्क ईवीएम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? और जर्मनी जैसा देश जो सबसे ताकतवर है कई मायनों में, वो अपने देश में ईवीएम इस्तेमाल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलता है। वो देश कहता है कि ईवीएम से अगर वोट पड़ेगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे यहां लोग तो 80% की 60% लोग अनाज पर जीवन जी रहे हैं। इसलिए ईवीएम पे अगर एक वोट का भी भरोसा नहीं है तो हमें ईवीएम हटा देनी चाहिए। बैलेट पेपर के दौरान क्या होता था आपको भी याद और होगा? ईवीएम में क्या हो रहा है अभी उत्तर प्रदेश के 9 इलेक्शन में क्या हुआ है? तो फिर इसलिए तरीका इस क्या बहस है? ये एक दो कहीं घटनाएं हो जाएं उसकी वजह से आप ये पूरा का पूरा व्यवस्था नहीं, लेकिन सबसे भरोसे का, क्योंकि हम ये कहते हैं कि वोट बैलेट्स होगा, बैलेट से सरकार बदलेंगे, और इलेक्शन कमीशन और हमारा एक्ट ये कहता है कि वोट हमने किसको डाला है पता नहीं लगना चाहिए। सीक्रेट बैलेट है लिखा हुआ, अगर सीक्रेट बैलेट लिखा हुआ तो बैलेट से ज्यादा सीक्रेट कोई नहीं हो सकता है। मशीन से आपको पता लग रहा है कि इस गांव में इस मोहल्ले ने किसको वोट दिया है, आप दुश्मनियां बढ़ा रहे हैं इसकी वजह से। तो जो सीक्रेट बैलेट वोटिंग का कॉन्सेप्ट है वो बैलेट से ही आप बचा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई बनी देश की। आपने यूपी में 37 सीटें जीतकर जो आंकड़ा कम किया बीजेपी का, उसी से वो बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाए। लेकिन आपको लगता है कि जितना क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था उतना मिला है? अभी एक लड़ाई चल रही है कि बहुत सारे नेता हैं जो ममता दी का नाम ले रहे हैं कि ममता दी को नेतृत्व देना चाहिए इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस में क्षमता नहीं है, महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद उनको घेर रहे हैं राहुल जी को। आपकी इस पर क्या राय है? हमारी राय बहुत साफ है, हम तो उस पक्ष में कि बीजेपी को जो हटाएगा हम उसके साथ हैं। हमारा लीडरशिप के लिए कोई झगड़ा नहीं है। हम लोग यूपी से हैं और यूपी ही प्रधानमंत्री बनाता है, यूपी ही दिशा तय करता है। ये जो 400 पार का नारा था, अगर उस गाड़ी को किसी ने रोका है तो यूपी की जनता का सबसे बड़ा योगदान है और पीडीए परिवार के लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। ऐसे ही नहीं चुनाव हम लोग मुकाबला जीते हैं, कई वर्षों से हम लोग मेहनत कर रहे थे, उसकी वजह से ही परिणाम आया है। कोई हमें क्रेडिट देता है नहीं देता है, लेकिन सबको पता है कि समाजवादी पार्टी वहां मौजूद है जो ऐसी सांप्रदायिक राजनीति करने वालों का मुकाबला करती रहेगी। समाजवादी पार्टी ने सबसे ताकतवर तरीके से लड़ाई की, दबे अंदाज में आपने बोली ये बात। समाजवादी पार्टी ने जो लड़ाई लड़ी और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो लड़ाई लड़ी है उसके लिए मैं बधाई देता हूं उनको कि हर बूथ पर, हर वोटर लिस्ट को, मुझे याद है जब मैं 22 में चुनाव हारा तो मैंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ करके वोटर लिस्ट में इस तरह का काम किया कि हमारे वोटर्स के नाम काट दिए, और उसका परिणाम ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था कि आप किस आधार पर कह रहे हो। मैंने इलेक्शन कमीशन को 18,000 वोट, जिन्होंने वोट डाला था उनके वोट डिलीटेड हुए, 18,000 वोट एफिडेविट के साथ इलेक्शन कमीशन को दिया है। अभी तक एक भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। अगर एक अधिकारी पर कार्रवाई हो जाएगी उसी दिन पूरे उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट कभी खराब नहीं होगी, एक भी वोट काटा नहीं जाएगा। अखिलेश जी, आपको कैसे पता चला कि ये 18,000 लोग आपके वोटर थे, और बीजेपी ये कैसे जान जाती है कि वो आपके वोटर हैं, उन्हीं का नाम हटाती है? क्योंकि ये आरोप मैंने ये लगाया था कि हमारे पीडीए परिवार के और खासकर यादव और मुस्लिम उन्होंने चिन्हित कर करके उनके वोट काटे थे। क्योंकि हम लोग इलेक्शन में रहते हैं तो वोटर लिस्ट का भी अध्ययन करते हैं, तो जब वोटर लिस्ट का अध्ययन करना पड़ता है तो सब चीजें पता होती हैं कौन किसका वोट कटा है। और जो व्यक्ति गया वोट डालने और जब वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं था, जब उसने पॉलिटिकल पार्टी को शिकायत की, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि आपको BLA बनाना है, आपको बूथ लेवल एजेंट बनाती है पॉलिटिकल पार्टी, तो हमारा जब एजेंट रहता है वहां पर वो देखता है कि हमारा वोट नहीं पड़ रहा है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है,
तो शिकायत वहां से पता लगती है हमें कि हमारे बूथ पर हमारा जो पार्टी का एजेंट था, जो हमारा, उसने बताया कि आपका वोट नहीं पड़ पाया, इसका वोट वोटर लिस्ट से गायब किया है। अखिलेश जी, आपने शायद पहली बार मुझे लगता है बोला होगा कि हमारे जो वोटर्स लिस्ट थे उसमें उन्होंने चुन चुनकर M और Y मतलब मुस्लिम और यादव मैंने ये का बात तो नाम मंच से कहा, मन से कही। मैं मंच से कहा हूं, और इसलिए मुझे नोटिस दिया था इलेक्शन कमीशन ने। हाँ। कहा कि किस आधार पर आप कह रहे हैं, तो मैंने 18,000 वोट वो जो डिलीट किए गए थे और जो जिंदा थे और जिनको वोट नहीं डालने का मौका मिला, मैंने विद एफिडेविट शिकायत इलेक्शन कमीशन को और की यही है। वो कहते हैं कि आप देखिए, पिछड़ा, दलित, अगड़ा, जो भी आप अल्पसंख्यक या मुस्लिम, यादव, आप जाति में, धर्म में लोगों को आप बांटते हैं। वो कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है। मैंने नहीं बांटा, कभी कोई एक मनु ऋषि आए थे, उन्होंने बांटा है, मैंने किसी को नहीं बांटा। मैं तो जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उनको सामाजिक न्याय दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। जो आधे अधूरे पीछे रह गए लोग, उनको सम्मान दिलाने का काम कर रहा हूं। और हम में से तो वो लोग हैं जिनके जाने के बाद मंदिर में गंगा जल से धुलाई होती है, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी बनती है कि हम तमाम अपने पीडीए परिवार के लोगों को न्याय दिलाएं, उनको मान सम्मान दिला करके समाज में आगे बढ़ाएं। तो बाकी लोग उनके नेता नहीं है आप? इसीलिए मैंने लीडर ऑपोजिशन बनाया माता प्रसाद पांडे जी। पर उनके भी तो नेता आप है ना, तो सबको नाम बोलिए कि सारे यूपी वाले हमारे। नहीं, मैं तो कहता ही हूं, जात वाला फॉर्मूला नहीं, क्यों? जाति के आधार पर नहीं है, हम सब जातियों को जोड़ करके ही आगे चलना चाहते हैं। पर आपको नहीं लगता इसी बिसात पर वो हिंदुओं को फिर कन्विंस करते हैं कि देखिए इन्होंने चुनकर तो अगर यही इनको सब अलग किया है, आपको ऐसे ही बांट रहे हैं, आप एकजुट रहिए। ये परेशानी हुई, मतलब ये चैलेंज रहा हरियाणा या महाराष्ट्र में। कोई बीजेपी का नेता अगर आए, मेरा आपसे बहुत निवेदन है, उससे ये जरूर पूछिएगा कि मेरे जाने के बाद मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से क्यों धुलवाया, और मेरे जाने के बाद मंदिर को गंगाजल से क्यों धुलवाया। अगर इसका जवाब मिल जाए तो जहां रहूंगा वहां मैं सुन लूंगा जवाब। इसका जवाब, मेरा वादा है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी का मैं कभी इंटरव्यू करती हूँ तो ये प्रश्न सीधा आपकी तरफ से मैं उनसे, मैं उसी समय जैसे इंटरव्यू खत्म होगा, सबसे पहले मैं धन्यवाद और आभार प्रकट आपका करूंगा। बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुछ फायरवर्क्स होना चाहिए इस इंटरव्यू में, अभी तक बहुत सामान्य चल रहा है। तो अब मुझे लगता है कि लोगों को क्यों हताश करना है इस बात पर। हमारे आपके रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। हाँ, ये बात है। लेकिन देखिए अखिलेश जी, बड़ी लड़ाई ये है कि अगर आप 2027 की बात करें तो आपके लिए बहुत आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक हिंदू मुस्लिम का पूरा मुद्दा, ये जो खुदाई वाले मामले हैं, सर्वे के जरिए हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि आप 4 हफ्ते में हलफनामा दीजिए, और इस एक्ट को लेकर वो बदलाव की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं अभी अटकलें ही बता रही हूं, लेकिन सरकार का ये रुख है कि ये नाइंसाफी हुई है हिंदू पक्ष के साथ। और कई जगहों पर सर्वे की इजाजत कोर्ट्स ने दी है, जिसमें ज्ञानवापी में भी सर्वे हुआ है 90 दिन से ज्यादा। आपको लगता है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इलाके हैं, चाहे वो मथुरा हो, बदायूं हो, यूपी हो, संभल हो, लखनऊ हो, जौनपुर हो, सब इलाके हैं। ये मामला अगर तेज रफ्तार पकड़ता है, एक्सीलरेटर इस पर दब गया, तो एक चैलेंज होगा आपके लिए। तो हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक गियर पर सामाजिक न्याय की तरफ चल देगी तेजी तरीके से। अभी चल रही है और तेजी से चलेगी। जितना एक्सीलेटर वो दबा रहे हैं, उससे तेज समाजवादी लोग एक्सीलेटर दबाएंगे। क्या होगा वो एक्सीलरेटर? पीडीए परिवार। पीडीए परिवार, इसी पर आप अड़े रहेंगे और इसी फॉर्मूले से चलेंगे? देखिए, अड़े रहने की बात नहीं है। हमारा संविधान हमें कहता है कि हमें अधिकार मिलना चाहिए। जो अधिकार हैं, उन अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। हम कहां पहुंचेंगे, क्या परिणाम आएगा, उसकी फिक्र नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो हमें अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को सुरक्षित रखना, उन अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना लगातार करते रहेंगे। और जो काम हम लोगों ने किया है, देखिए, एग्जेम्पलरी काम है। आप हमें जातों में उलझा रहे हो। जो देश को वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेसवे अगर किसी ने दिया है तो वो समाजवादी पार्टी ने दिया है। और मैं आज कहना चाहता हूं आपसे कि जब आप जात में उलझाते हैं, देश के प्रधानमंत्री, फिर मैं कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जिस एक्सप्रेसवे पर हरकुलस विमान से उतरे थे, वो समाजवादी पार्टी के डिजाइन्ड एक्सप्रेसवे था। बीजेपी ने कोई दूसरा डिजाइन नहीं कर पाया। और बहुत दावे के साथ मैं कहता हूं एक बात और, कि जिस तरह से एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने डिजाइन किया था, आप जब 4 लेन 6 लेन में चलते थे तो हर 50 किलोमीटर पर आपको टोल पर रुक जाना पड़ता था।
समाजवादी पार्टी वो पार्टी थी जिसने पहली बार एक्सप्रेसवे ऐसा डिजाइन किया कि आपको सड़क पे नहीं रुकना पड़ेगा टोल देने के लिए, जब आप एग्जिट पे निकलेंगे तब जाकर के आपको टोल देना पड़ेगा। और वही डिजाइन आज NHAI अपना रहा है। तो सोचिए हम लोगों ने क्या काम करके दिखाया। और यही नहीं, मुझे खुशी है इस बात की कि देश में सबसे ज्यादा और सबसे पहले लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी ने करके दिखाया और प्रोक्योर कर करके तो समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी लोगों ने लैपटॉप उठाए। और मैं आज कहता हूं इस समय लैपटॉप था, आईपैड था ना? नो, इट वाज लैपटॉप था। और मैं आज भी कहता हूं, ये दावा करता हूं मैं, जिस बच्चे के पास वो लैपटॉप है आप रैंडम चेक कर लीजिएगा, वो आज भी चल रहा होगा। चलिए बातें आपका एक नया यही नहीं, अभी बात यही नहीं खत्म हुई है। अच्छा, नहीं, ये बात अभी नहीं तो खत्म शुरू हुई है। क्योंकि आप मुझे जाति मूल्य जाना चाहते हैं। यूपी में जो मेट्रो बनी है, आपकी लखनऊ की मेट्रो, कानपुर की मेट्रो, आगरा की मेट्रो, दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो, नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो, अगर किसी ने बनाई है तो समाजवादी लोगों ने अपनी सरकार में इसको बढ़ाया है। उससे याद आया, रिवर साइड का क्या हाल है? रिवर फ्रंट मैंने साबरमती रिवर फ्रंट से अच्छा बना दिया, इसलिए तकलीफ में हूं। और ये सच्चाई है। और मैं सच्चाई इसलिए बोलना चाहता हूं कि अगर आप दिल्ली है या कोई भी शहर में जहां नदियां बह रही हैं, जो मॉडल समाजवादी सरकार में समाजवादी लोगों ने अपनाया है वही मॉडल कामयाब है। आपको एक भी नाला नदी में नहीं आने देना है। जो गंदा पानी है शहर का, इंडस्ट्री का, उसको तभी रिवर में जाने दें जब वो साफ होकर के ट्रीटमेंट होकर के जाए। ये पहला देश का रिवर फ्रंट था जो एग्जेम्पलरी था। मैं तो सरकार से आज भी कहता हूं कि आपको इसी मॉडल को अपना करके और नाले रोकने चाहिए। जो नाले आज बह करके जा रहे हैं, आज ही की खबर है काली नदी में कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और काली नदी का पूरा पानी गंगा में मिल रहा है। और ये सवाल आज नहीं मैं उठा रहा हूं, लोकसभा से लेकर के विधानसभा से लेकर के समय पर हम लोगों ने उठाया कि इसको भी साफ करना चाहिए। जब तक काली नदी साफ नहीं होगी या उत्तर प्रदेश के तमाम वो नाले हैं जो नहीं रोके जाएंगे तब तक हमारी गंगा साफ नहीं होगी। और ये बात मैं इसलिए याद दिलाता हूं क्योंकि हमारे बीजेपी के देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि माँ गंगा को साफ कर देंगे, लेकिन माँ गंगा कहां साफ हुई अभी? ये बड़े सवाल हैं। IIIT में लाया, SCL का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया, आज हजारों बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। और मुझे याद है जब पहली बार मैंने उद्घाटन किया था, जो बच्चे वहां SCL में आए थे, जिनको जॉब मिला था, उनके माँ बाप भी आए थे। उन्होंने कहा कि आपको धन्यवाद, बधाई देता हूं कि हमारे बच्चे हमसे दूर थे, ये हैदराबाद में थे, ये बेंगलोर में थे, ये चेन्नई में थे, वहां पर काम कर रहे थे, लेकिन आपकी वजह से, इस SCL ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की वजह से बच्चे यहां पर आ गए। तो मैं ये बात ये कहना चाहता हूं कि इस सरकार को इस काम को क्यों नहीं आगे बढ़ाया? अगर हम SCL लेकर के आए हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक बनी है, लखनऊ में और हो जाता, लखनऊ में नहीं होता, कानपुर में हो जाता, कानपुर में नहीं होता, झांसी में हो जाता, झांसी में न कहीं और हो जाता। इसी शहर में आप हम लोग जानते हो, जो लोग यहाँ के लोग होंगे जानते होंगे, संस्कृति जैसा स्कूल है जिसमें एडमिशन नहीं मिल सकता आसानी से। संस्कृति स्कूल में कोई कितनी भी कोशिश कर ले एडमिशन नहीं पा सकता। ये बात मुझे पता थी, इसलिए मैंने IAS ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से कहा, जब IAS वीक होता था, मैंने कहा कि अगर दिल्ली में संस्कृति जैसा स्कूल है तो यूपी में भी बनना चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की कि सभी IAS ऑफिसर्स उसमें सहमत हुए। मैंने बजट दिया और उसके बाद लखनऊ में संस्कृति स्कूल बन गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस संस्कृति स्कूल को बंद कर दिया। लेकिन क्या आपको बीते दो चुनावों ने सिखा दिया कि जो लंबी लाइन आपने काम के गिनाई, ये काम नहीं आता? अल्टीमेटली एक फॉर्मूला, एक MY, एक PDA, एक उधर से एक हो तो सेफ हो, यही चुनाव जिताता है। एक छोटा सा जवाब, फिर आएंगे संसद पे। नहीं, बिल्कुल नहीं। काम जिताता है, आपका समीकरण जिताता है, और उस समय जो परिस्थितियां चुनाव की बनती हैं वो आपको जिताती है। अब आते हैं देश की संसद में, क्योंकि आजकल आप वहां पर भी मोर्चा संभाले हुए हैं। हालांकि कई बार जब आप संभल पे बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि यूपी विधानसभा में पहुंच गए हैं, लेकिन यूपी विधानसभा में भी जब आप घेरते थे योगी सरकार को, संसद चलती थी। यहां पर 2 दिनों से हम संविधान पर तो बहस सुन रहे हैं, लेकिन उससे पहले सदन नहीं चले। क्या आप इसके पक्ष में? मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि डिंपल जी ने यह सीधा कहा कि ना हम अडानी के मुद्दे पर किसी के साथ हैं, ना हम सोरोस के मुद्दे पर किसी के साथ हैं, हम चाहते हैं सदन चले। क्या आप भी यही मानते हैं? उनका मानना भी यही कहा, जो कहा वो एकदम ठीक कहा, इसलिए भी कि सदन में ही तो बहस होगी इन मुद्दों पर भी।
सदन चलता और सरकार को स्वीकार करनी चाहिए थी बहस। अगर सरकार से सब लोग ये मांग कर रहे थे कि इन मुद्दों पे बहस होनी चाहिए और हमारे लिए प्राथमिकता पे संबल था, क्या कोई कल्पना कर सकता है आज की परिस्थितियों में कि आप सर्वे के बहाने इतना माहौल खराब कर दें? आप, ये दंगा नहीं था, ये प्रशासन की नाकामी थी। और जब कभी भी जांच होगी और जब कभी भी न्यायालय निर्णय लेगा, आप पाएंगे कि दोषी अधिकारी निकलेंगे। ये अधिकारियों का कराया हुआ सब कुछ है। जो जाने गई हैं वहां पर, वो अधिकारियों की वजह से गई हैं, सरकार की वजह से गई हैं। लेकिन राहुल गांधी जी तो अडानी पर अड़े रहे कि अडानी पर पहले बहस होनी चाहिए। बड़ा मुद्दा क्या? कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी भी संभल जाने की कोशिश की है, उन्हें भी सरकार ने नहीं जाने दिया। ये सरकार पता नहीं कैसी है। अगर हम संभल चले जाएं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग संभल चले जाएंगे, तो बात सुनकर के उनका दुख दर्द बांटेंगे, हम कोई झगड़ा नहीं बढ़ाएंगे। और यही नहीं, केवल अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात सरकार नहीं सुनना चाहती है। अभी नोएडा में किसानों को अपनी मांगों को लेकर के धरने में बैठना पड़ा। जो पिछली सरकार ने सब मांगे मानी थी उनकी, ये सरकार मांगी नहीं मान रही है। काल कोठरी में बंद कर दिया उनको, किसान नेताओं को एकांत में डाल दिया, उनके परिवार को नहीं मिलने दे रहे। ये कहां का लोकतंत्र है? ये कहां की किसान के पक्ष वाली सरकार है? और कहते हैं हम आय दोगुना कर देंगे किसानों की। अरे किसानों के आंदोलन में आप बात नहीं सुन सकते, किसानों से बातचीत नहीं कर सकते। संभल पर वापस आते हैं, क्योंकि आपने कहा राहुल जी उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप भी जाना चाह रहे थे, नहीं हो पाया। आज जब हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा गांधी जी दोनों संभल के पीड़ित परिवारों के लोगों से दिल्ली में मिल रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि संभल को लेकर एक होड़ तो नहीं मच गई? आपने 9 सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं दी थी कि इन सीटों पर अगर कोई हराएगा तो मैं ही हराऊंगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक वोट रेस चल पड़ा है आप दोनों में भी? क्योंकि 27 में अगर सीट शेयरिंग होती है तो आपको तय करना होगा कौन कितना। देखिए 27 तक बहुत सी चर्चाएं होंगी और ये जमाना ऐसा है कि बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाएंगी, बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें होंगी। लेकिन अगर संभल के पीड़ित से वो लोग मिले हैं तो दुख बांटना कोई खराब नहीं है। दुख बांटने के लिए बीजेपी के लोगों को मिलना चाहिए था। क्या? हाँ बोल देंगे, अभी उस पर ही बोल देंगे। तो दुख बांटने के लिए जाना चाहिए था कि अगर कोई किसी के साथ घटना हुई है, किसी पीड़ित है, किसी के परिवार के सदस्य की जान गई है, हम यही तो मानते हैं कि दुख बांटने से कम होता है, कम से कम उनका दुख सुनना चाहिए था। अगर उन्होंने सुना, हम नहीं सुन पाए, ये कोई कंपटीशन नहीं है। हम तो उनको परिवार के लोगों को धन्यवाद देंगे कि हम लोग उनके साथ हैं, सब लोग मिलकर के साथ हैं। ऐसी घटना ना दोबारा हो, ऐसे नाकाम अधिकारी ना हो। हालांकि वो बात आप पूछे न पूछें, लेकिन हमारे किसी साथी ने पूछ लिया बांग्लादेश को लेकर के। हाँ, उन्होंने बांग्लादेश को लेकर के, बांग्लादेश के हिंदुओं हालांकि पर मैं बीजेपी जैसा नहीं हूं, बीजेपी के नेताओं जैसा नहीं हूं मैं कि देश के सवाल में सड़कों पे उतार दूं। और जो जगह जगह पे धरना चल रहा था, मैंने अभी देखा कि हमारे कन्नौज में कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग धरना दे रहे थे बांग्लादेश को लेकर के, और जिलों में भी कह रहे थे। अरे भाई सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपके, सवाल हमसे पूछ रहे हो आप कि क्या हो रहा बांग्लादेश में? कमाल के लोग हो आप। भाई बांग्लादेश में क्या हो रहा है आपको प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, हमसे पूछ रहे हो आप। इसका मतलब आपके प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री हैं। सोचो, एक साधु संत जेल पहुंचा दिए गए। आपकी फॉरेन पॉलिसी गड़बड़ है। और मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले जब चाइना को लेकर के स्टेटमेंट दे रहे थे फॉरेन मिनिस्टर, मैं सदन में खड़े होकर के पूछ रहा था कि रिजांगला मेमोरियल कहां है, रिजांगला मेमोरियल क्यों डैमेज कर दिया उन्होंने, चीन ने। उन्होंने कहा कि है, बना हुआ है। अभी मुझे जानकारी मिली है किसी फौज के माध्यम से कि पहले जहां बना था मेमोरियल वहां नहीं बना, वहां तो तोड़ दिया गया, दूसरी जगह बना लिया रिजांगला मेमोरियल। तो ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे जितने भी जहां लोग हैं वो सुरक्षित रहें। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेल्यूर है कि हम अपने पड़ोसी देश के साथ संबंध अच्छे नहीं रख पा रहे, और पड़ोसी देशों में जो हमारे लोग रह रहे हैं उनको भी सुरक्षित सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार को आप इस मुद्दे पर जितना भी घेरे, मुझे लगता है जो उनके प्रश्न का भाव था कि वहां पर जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, भाव मैं समझ रहा हूं क्या कह रहे हैं, उस पर क्या आप लोग सॉलिडारिटी दिखाएंगे? बस ये। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ओपन प्लेटफॉर्म पे फॉरेन पॉलिसी के बारे में नहीं चर्चा कर सकती है।
अगर आप कहो तो मैंने कह देता हूं, हमें क्या है। कल को ये न कहे बीजेपी के लोग कि कोई भी फॉरेन पॉलिसी पर पॉलिटिकल पार्टी बाहर जाकर चर्चा कर रही थी। ये नाकामी किसकी है? ये नाकामी भारत सरकार की है कि आपके लोग वहां सुरक्षित नहीं हैं। बीजेपी के कई नेता अपने भाषणों में एक बात कह रहे हैं यूपी में, अब ये अफवाह है या सही है, ये जानने के लिए मैं आपसे पूछती हूं, ताकि यहीं पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि जब संभल में 5 मुस्लिम परिवारों के लोग मरे, तब तो अखिलेश जी ने पार्टी की तरफ से 5-5 लाख का ऐलान कर दिया, लेकिन जब बहराइच में एक हिंदू लड़के की हत्या की गई, तब उन्होंने मुआवजे का या उनके परिवार को समर्थन का कोई ऐलान नहीं किया। क्या ये बात सही है या झूठ है? उस दोनों घटनाओं में फर्क है। दोनों घटनाएं अलग अलग परिस्थितियों में हुई हैं। जो संभल की घटना उसमें बहुत चर्चा हो चुकी है। बहराइच की चर्चा में मैं ये कहना चाहता हूं, वो बात भी सबको पता होनी चाहिए कि वहां के विधायक नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे एफआई लिखवाई है और ये कहा है कि इनकी वजह से ये दंगा हुआ है। बीजेपी के विधायक ने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराई है और कहा है कि जो दंगा हुआ है, जिसकी वजह से जान गई, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के वजह से गई है। मरा तो इंसान और ही है। दूसरा दूसरा मैं बताता हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। जो आप बात कहना चाहती हूं, जिस भाव से जो बात सामने आ रही है, वहां पर जो डीजे पे गाने बज रहे थे, सबसे पहले सवाल उठाया कि आप भक्ति के गाना गाना चाहें, कोई मना नहीं कर रहा है। आपका प्रशासन कहां था? जब कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं, प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी बनती है, बाकायदा रूट तय होता है, प्रशासन बैठ करके पीस कमेटी से बातचीत करता है, रूट तय होता है, उसके बाद निकलता है। आपका प्रशासन था ही नहीं वहां पे, पुलिस क्यों नहीं थी? और अगर आपकी नाकामी नहीं थी तो आपको पुलिस क्यों सस्पेंड करनी पड़ी, वहां के अधिकारी क्यों हटाने पड़े आपको? और फिर जहां तक मुआवजे की बात है, आप किसी के घर पे चढ़ जाओगे आप जाकर के? आप घर पर क्या कर रहे थे आप जाकर के? और सरकार अगर मुआवजा यहां भी दे दे, यहां तो गरीब निर्दोष लोग मारे गए, पुलिस की गोली से मारे गए, और पुलिस प्रशासन दबाव बना रहा है कि उनके खिलाफ केस मजबूत ना हो, इसीलिए घर परिवारों में जाकर के छापा मार रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले और महिलाओं को उठाया था उन्होंने कि केस को मजबूत कर ले पुलिस। नाकामी अधिकारियों की, जब कभी जांच होगी, जब कभी कोर्ट में ये बातें जाएंगी, तो अधिकारियों का इसका जवाब देना पड़ेगा। और हमें और आपको डीजीपी साहब की वो बात याद रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब ने कहा, जो बीजेपी के पहले डीजीपी बने थे, कि ये अधिकारी जो इस तरह का काम कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए, जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता, उन्हें जेल में जाना पड़ता है। चलिए, अब इस मुद्दे पर जो भी फैसला आता है उस पर नजर रहेगी। अब वापस लौटते हैं। आपने मुआवजे में तो ऐसा मैंने कहा कि सरकार उनको भी मुआवजा दे दे। वहां भी आदमी मरा था, आप भी दे देते। नहीं आदमी नहीं, सवाल ये नहीं वाला तो इंसान है। नहीं, सवाल ये नहीं है। उसको क्या पता कि बीजेपी की वजह से मरा या बीजेपी की कांग्रेस की वजह? घटना अलग तरह की है। घटना एक तरफ मारे गए हैं, घटना अलग है। धर्म देख के नहीं और दिया सरकार निष्पक्ष होकर दोनों की मदद करे। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि सरकार दोनों पक्षों की निष्पक्ष होकर के मदद करे, हम उनके साथ हैं। चाहे संभल और परिवार की अगर मदद करने की बात होगी, वो परिस्थिति क्या थी जिनमें ऐसी घटनाएं हुई। आपने यूपी में कांग्रेस को एक भी सीट क्यों नहीं दी 9 चुनाव? वो हमारी रणनीति थी, वो हमारा रणनीति का हिस्सा है। 2027 में आप दोनों साथ लड़ेंगे? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ लड़ेगी? बिल्कुल साथ लड़ेंगे। अभी तो हम दोनों साथ ही हैं। फिर रणनीति ऐसे वाली तो नहीं बन जाएगी? उस समय भी कोई नई रणनीति बनेगी। मैंने कहा कि हम नए रास्ते खोजने वाले लोग हैं, कोई रणनीति बनाई जाएगी। पर राहुल गांधी जी दोनों सीटों से जीते, वायनाड भी जीते और यहां भी रायबरेली जीते। अब क्या आपको लगता है कि उनकी जो नेतृत्व क्षमता है और जो उनका दावा है इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर, वो इस बार के चुनाव में बड़ा हुआ है? भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की है, सरकार को घेर रहे हैं, क्या उनकी दावेदारी बढ़ी है? मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूं, ये तो कांग्रेस पार्टी अपना तय करेगी, कांग्रेस पार्टी को क्या फैसला लेना है। तो आप में क्या बुराई है? नहीं, मैं तो कोई अपनी पार्टी के बारे में बोल सकता हूं, मैं दूसरी पार्टी की समीक्षा नहीं कर सकता। इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर आपके लिए कोई क्यों नहीं बोलता है? कोई ममता दी के लिए बोलता है, कोई राहुल जी के लिए बोलता है, कोई कभी उद्धव ठाकरे, कभी किसी, आपके लिए क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि मैं किसी और के लिए बोलता हूं। किसके लिए? जिसके भी लिए हमारा इंटरनल मामला है, हम किसी के लिए भी बोल सकते हैं, इसलिए हम अपने लिए नहीं बुलवाते, ना हम बोलना चाहते अपने लिए। हमारे लिए यूपी महत्वपूर्ण है। हम इतने बड़े नेता नहीं हैं कि अब पूरा देश में चले जाएं। हमारे लिए यूपी महत्वपूर्ण है। हम लोग यूपी
को लेकर के काम कर रहे पर हैं। सिर्फ यूपी क्यों? आप तीसरे नंबर की पार्टी हैं इस वक्त। एक वक्त था जब ममता बनर्जी थी, आप थर्ड नंबर की पार्टी हैं। आपने मांगा कि मुझे मध्य प्रदेश में टिकट दो, तो वहां पर कमलनाथ जी ने अखिलेश कह दिया। आपने हरियाणा में मांगा, वैसे ही किया। आपने महाराष्ट्र में लिया तो 2 सीटें आपको मिली, और अबू आजमी जी अब कह रहे हैं कि तोड़ दिया हमने रिश्ता। तो क्या है, क्यों नहीं? आप राष्ट्रीय पार्टी क्यों नहीं? आपका प्रेजेंस कई जगहों पर है। रीजनल पार्टी का लक्ष्य तो है ही कि राष्ट्रीय पार्टी बने, और हम समाजवादियों का लक्ष्य है कि राष्ट्रीय पार्टी बने। और कभी भी हम लोगों ने सीटों को लेकर जिद नहीं की, क्योंकि हमारे सामने लड़ाई बड़ी दिखाई दी, और बड़ी लड़ाई के लिए हमें कुछ न कुछ त्याग करना पड़ेगा। महाराष्ट्र को लेकर के हमारी बहुत बड़ी सूची नहीं थी, हालांकि वो फैसला उन लोगों का था जो हमारे सहयोगी दल हैं। अगर उन्होंने नहीं साथ दिया हमारा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम बहुत ज्यादा सीटें नहीं लड़े जिससे नुकसान हो। इसी तरह हरियाणा में हमारी पार्टी ने कहीं चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि हम नुकसान नहीं करना चाहते थे किसी का। और मध्य प्रदेश में वहीं चुनाव लड़े जहां पर हमारी पार्टी का संगठन था। तो ये हमारे इंटरनल मसले हैं इंडिया गठबंधन के, वो हम सुलझा लेंगे। आखिरी के, अब चूंकि हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं, तो मैं कुछ रैपिड फायर टाइप कोशिश करूंगी, छोटे सवाल छोटे जवाब हो। मंदिर की भी तस्वीरें हम दिखा दें, क्योंकि आपके लिए, आप भी जानते हैं अखिलेश जी, आने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि योगी आदित्यनाथ, जिनको बाबा आदित्यनाथ भी, योगी बाबू, अलग अलग जगहों पर जाएंगे। वो बुलडोजर भी लेके घूमते हैं योगी बाबू, वो घूमते हैं कई जगहों पर अपने सख्त अंदाज के साथ भी। वो कई जगहों पर योगी बाबू अपने प्रशासन की धमक भी दिखाते हैं। योगी बाबू का एक अंदाज ये भी है कि वो बाबा बन के घूमते हैं, हिंदुत्व का खुलकर प्रचार करते हैं, बटेंगे तो कटेंगे स्टार प्रचारक हैं योगी बाबू बीजेपी के। तो ऐसे में ये जो मंदिर की तस्वीरें हम संभल की दिखा रहे हैं, आपको लगता है कि ये अभी की तस्वीरें हैं, ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज बनेंगे? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, और दूसरा ये जो तस्वीर मैं देख रहा हूं, हमारे हर घर में मंदिर हुए हैं। बहुत सारे घर हैं, मकान हैं जहां पहले लोग हैं। जैसे किसी का भी घर बनता था, पहले मंदिर बनाते थे। तो ये किस समय का है, कौन लोग रहते थे, इस पे तो अभी मैं क्या टिप्पणी करूं, मैं तो केवल तस्वीर देख रहा हूं। लेकिन ये घर किसका रहा होगा उस समय, या कोई बेच के चला गया, या उनका किसी और परिवार के लोगों का घर था, मैं अभी नहीं कह सकता कुछ भी। लेकिन इससे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हर जगह अगर हम खोजेंगे चीज़ों को, तो उससे कहीं हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर विकसित भारत बनना है तो हमें बहुत सारी चीज़ों में एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। सबसे बड़ी वजह आपकी जीत की 2024 में ये भी थी कि आपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, सीट बाय सीट किसको उतारना है, कांग्रेस को कहां पर उन्होंने, शायद 1-2 जगहों पर, अगर मैं ठीक हूं गलत होंगी तो करेक्ट कर दीजिएगा, उन्होंने 1-2 ऐसे उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया था जो नहीं थे। आपने सब कुछ प्लानिंग किया, कमान अपने हाथ में ली। ये चैलेंज सबसे बड़ा होगा। 9 सीटों के उपचुनाव से शुरू होते हुए यहां तक पहुंची, और बताइए, उस वक्त ऐसी खबर आई कि प्रियंका जी से आपकी बात हुई और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, फाइनल उनकी हामी थी। क्या सच्चाई है? आप किससे कांग्रेस में सीट शेयरिंग के लिए बात करते हैं, और कैसे आप एक मजबूत फॉर्मूला निकालेंगे? देखिए, आपकी सब बातें ठीक हैं। ये पहली बार हो रहा है। आपकी सब बात ठीक थी प्रियंका जी। हाँ, और आखिरी में क्योंकि कांग्रेस के अलग अलग लीडर से अलग अलग समय पे बात हुई, वहाँ के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, उनसे भी बात हुई, उनके भी कुछ इश्यूज थे, उनके प्रभारी लोगों के इश्यूज थे, राहुल गांधी जी के इशू थे, और आखिरी में जो बात आपने कही, मैं सहमत हूँ कि आपको सही जानकारी है।